नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। धोखेबाज से आखिरी बात, हर घात पर कड़ा प्रतिघात अब होगा। ब्लैक टॉप पर बरसे थे अंगारे, जिनपिंग फिर झूठ के सहारे। एलएसी पर सुपर पावर की नजर, ड्रैगन लेकर आया फाइटर। इन तमाम खबरों पर आज हमारी खास नजर होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज चीन से जारी तनाव के बीच बॉर्डर पर जंग का सायरन बज चुका है। गृह मंत्रालय ने सीमा पर तैनात सुरक्षा बलों को अलर्ट रहने का संदेश भेज दिया है। उधर चीन के साथ भारत आज फाइनल बातचीत के मोड में आ गया है। कड़े और तीखे शब्दों के साथ चीन से बातचीत होगी और आखिरी फैसले की तरफ देश बढ़ेगा। ये तमाम तस्वीरें जो हैं, ये इस वक्त की सभी बड़ी खबरों पर एक नजर डालने के लिए काफी हैं। किस तरह से अब ये कड़ा संदेश, सीधा संदेश चीन को दिया जा रहा है कि जंग के मैदान में मुलाकात के लिए हिंदुस्तान पूरी तरह से तैयार है। पीछे हटने का सवाल नहीं पैदा होता, बल्कि अब चीन पर बढ़त बनाता हुआ हिंदुस्तान नजर आ रहा है। जिस तरह से ब्लैक टॉप और उसके आसपास की ब्लैक टॉप समेत 3 चोटियों पर हिंदुस्तानी रणबांकुरे इस वक्त मौजूद हैं, उससे निश्चित तौर पर चीन से हिंदुस्तान का पलड़ा बहुत भारी है। आज इन तमाम खबरों पर रहेगी हमारी खास नजर और हर बार की तरह हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम खास मेहमान। और खास बात एक बार फिर आपको बता दें कि सीधे एलएसी से, ले से हमारे डिफेंस एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद होंगे, तमाम एक्सपर्ट्स के साथ साथ। लेकिन शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। चीन से जारी तनाव के बीच सबसे बड़ी खबर, बॉर्डर इलाकों में सुरक्षा बलों को अलर्ट कर दिया गया है। चीन, नेपाल, भूटान बॉर्डर पर हमारी सेनाएं अलर्ट हो गई हैं, अलर्ट मोड पर हैं। गृह मंत्रालय ने सुरक्षा बलों को अलर्ट कर दिया है। हमले के खतरे को लेकर यह अलर्ट किया गया है। तो चीन, नेपाल, भूटान बॉर्डर पर हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो हाई अलर्ट पर हैं और किसी भी खतरे से निपटने के लिए, किसी भी हिमाकत का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। चीन से जारी तनाव के बीच इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बॉर्डर इलाके में सुरक्षा बलों को अलर्ट किया गया है। और साथ ही साथ कल हमने देखा था एलएसी पर हिंदुस्तान की तरफ से हैवी डिप्लॉयमेंट किया गया था फोर्सेस का। और वहीं चीन पर भारत का बहुत बड़ा फैसला सामने आया है। एलएसी पर आक्रामक रहेंगे भारत के जवान, यह तय कर लिया गया है कि अब अग्रेसिव मोड में रहेंगे हिंदुस्तानी रणबांकुरे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मीटिंग में यह आक्रामक रणनीति बनी है। 3 घंटे के करीब यह मीटिंग हुई थी, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से जो तय किया गया है वो ये है, और अपने आप में यह चीन पर भारत का बहुत बड़ा फैसला है कि अब एलएसी पर भारत के जवान पूरी तरह से आक्रामक रहेंगे, अग्रेसिव मोड में रहेंगे। सभी अहम पोस्ट पर अटैकिंग मोड में रहने का फैसला लिया गया है। तो एलएसी पर भारत के जवान इस वक्त अभूतपूर्व संख्या में मौजूद हैं। और याद कीजिए सीडीएस बिपिन रावत की वो बात, जिसमें उन्होंने साफ कर दिया था कि अगर बातचीत से नहीं माना चीन तो सैन्य विकल्प भी खुले हुए हैं। और हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल इस वक्त जुड़ चुका है। सबसे पहले एलएसी से हमारे जो 2 खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। रिटायर्ड मेजर जनरल संजय स्वाय साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आदित्य राज कौल सीनियर जर्नलिस्ट हैं। भारत और चीन के संबंधों को तो समझते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ एलएसी का ये जो पूरा इलाका है जहां पर विवाद अभी बरकरार है, उन इलाकों से भी बखूबी वाकिफ हैं। उन दोनों के पास हम चलेंगे। साथ ही साथ हमारे साथ कुछ और खास मेहमान मौजूद हैं। अशोक सज्जनहार साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट हैं। प्रोफेसर राजन कुमार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा रामेश्वर सिंह साहब इस वक्त रशिया मामलों के जानकार हैं, वो हमारे साथ बेंगलोर से मौजूद हैं। मनीष झा हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हमारे डिफेंस कॉरेस्पॉन्डेंट सुमित चौधरी, जो सरहद से जुड़ी हर एक्सक्लूसिव और एक्सप्लोसिव खबर सबसे पहले आपके लिए लेकर आ रहे हैं। सुमित चौधरी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सुमित, सबसे पहले मैं आपका ही रुख करूंगा। ये जो तय किया गया है राजनाथ सिंह के साथ मीटिंग में, रक्षा मंत्री के साथ मीटिंग में, कि अब अटैकिंग मोड में हिंदुस्तान के जवान रहेंगे, अग्रेसिव मोड में रहेंगे, यानी हर हिमाकत का जवाब मुंहतोड़ तरीके से उसी तरह दिया जाएगा जिस तरह एक एग्जाम्पल इस वक्त ब्लैक टॉप पर सेट किया गया है।
देखिए समीर, ये बात तो तय है कि भारत लगातार डिफेंसिव मोड में रहा है, खासतौर पर जब एलएसी की बात हम करते हैं पिछले कई दशकों से। लेकिन अब जब से पिछले 3 महीनों से चीन की ये जो पोस्चरिंग हमने देखी है, इसके बाद समीर ये तय किया गया कि अब ना सिर्फ डिफेंसिव बल्कि ऑफेंसिव मोड में भी रहना पड़ेगा। और ऑफेंसिव मोड कैसे कि जिसको आपको लगेगा, जिस जगह आपको लगेगा कि अब चीन की तरफ से कोई ऑफेंस होने वाला है या कोई बड़ा अटैक या फिर कोई बड़ा एक्शन होने वाला है, उससे पहले हमें वो अपनी पोजीशनिंग सिक्योर करनी होगी। और 29 तारीख और 30 तारीख को भी कुछ ऐसा ही हुआ समीर कि जब ये लगातार इनपुट मिल रहे थे कि चीन दोबारा से फिंगर 4 की चीज को या फिर फिंगर 4 के इंसिडेंट्स को दोहरा सकता है, गलवान के इंसिडेंट्स को दोहरा सकता है, तो भारत ने पहले ये अलर्टिंग कह सकते हैं कि एक्शन लेकर अपनी पोजीशनिंग को सिक्योर किया। और चीन को यही एक बड़ा सरप्राइज वहां से मिला समीर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि अगर आप देखें कि मैं दोबारा से आपको एक बार फिर समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि रक्षा मंत्री की मीटिंग में आक्रामक रहने का फैसला किया। और क्यों किया गया? क्योंकि रक्षा मंत्री की मीटिंग में यह कहा गया कि अब हमें ऑफेंसिव होने की जरूरत है और फैसला सभी संवेदनशील इलाकों में लिया गया, यानी बाहर वो इलाका जहां ये लगेगा कि अब भारत को यहां पर अपने आप को और ज्यादा मजबूत करना है, उसको लेकर ये सारी रणनीति तय की गई। उस मीटिंग में सभी आला अधिकारियों के साथ साथ एनएसए, सीडीएस, आर्मी चीफ, इसके अलावा कई फॉरेन मिनिस्टर भी मौजूद थे। और चीन की किसी भी हिमाकत का करारा जवानों की तैनाती पर रणनीति तैयार की गई। हथियारों के डिप्लॉयमेंट पर भी समीक्षा की गई और सर्दियों में स्थिति और मजबूत करने का प्लान अहम पोस्ट पर बढ़त को बढ़ाए रखने की पूरी तैयारी की गई। और समीर, ये सारी चीजें इसलिए की गई ताकि हम आने वाले वक्त के अंदर अगर ये पूरा स्टैंड ऑफ या पूरी सिचुएशन लंबी खिंचती है तो हमें उसके लिए तैयार रहना, यानी ना सिर्फ सर्दियां बल्कि अगर सर्दियों के आगे भी ये पूरा इंसिडेंस खिंचता है तो हमें वहां के लिए तैयार रहना। समीर बिल्कुल सुमित, बने रहे हमारे साथ और इस वक्त हम सीधे रुख करेंगे एलएसी का। हमारे साथ मौजूद हैं संजय सॉय साहब। सबसे पहले सर आपसे मैं जानना चाहूंगा, अभी एलएसी पर मौजूद रहते हुए किस तरह की स्थितियां आप भांप पा रहे हैं और क्या अब देश को यह सीधे तौर पर बताया जा सकता है कि ब्लैक टॉप पर और उससे लगी 2 चोटियों पर जिस तरह से हिंदुस्तानी जवानों ने कब्जा किया और वहां पर जमकर बैठ गए हैं, अब चीन के सामने पलड़ा हमारा भारी है? बिल्कुल समीर, पल्ला हमारा। समीर, एक तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जो जमीन से जो रिपोर्टिंग होती है उसका मजा अलग है। बिल्कुल ड्राइंग रूम, एसी रूम, उसमें बैठकर आए। यहाँ पर जब मैं आया मुझे बड़ी जबरदस्त फीलिंग आ रही है। मुझे ऐसे लग रहा है कि मान लो मैं फिर से वहीं पर सेना में वापस हूँ मैं। क्या बात है। दूसरी बात, जो एक थोड़ी सी बात मैं ऐड करना चाहूंगा, जो आपने बताई है किस प्रकार से ऑफेंस में रहने के लिए सेना को तैयार रहने को बताया गया है। सेना हमेशा ऑफेंस के लिए तैयार रहती है, लेकिन आज सोच में बदली आया है पिछले 4-5 साल से, जो साफ जाहिर है कि किस प्रकार से भारत किसी प्रकार का भी अतिक्रमण मंजूर नहीं करता, किसी प्रकार की नाइंसाफी, एक भी जवान, एक भी सिविलियन का खून बहता उसका बदला लिया जाता है, बिल में घुस के मारा जाता है। यह सोच में बदली हुआ। और जब गलवान के बाद सेना को खुला हाथ दे दिया गया था और अभी कल की मीटिंग में उस चीज को रिइंफोर्स किया गया है, क्योंकि ऑफेंस डिफेंस का बेस्ट पार्ट है। ऑफेंसिव इज द बेस्ट वे ऑफ डिफेंस। डिफेंसिव है, लेकिन जिससे पहले कि अगर वो कब्जा करे हमें वहां पर कब्जा कर लेना है, उनकी इंटेंशन को समझना है। यही हुआ वहां ब्लैक टॉप में। किस प्रकार से वो प्लानिंग करते रह गए और हमने दुर्गम मार्ग से जाकर उनके जो सर्विलेंस इक्विपमेंट हैं उनको बीट करते हुए, मात देते हुए, कठिन रास्तों से चढ़कर वहां पर कब्जा किया और उनके सर्विलेंस इक्विपमेंट को उठा के फेंक दिया। और यह दर्शाता है, क्योंकि चीन सोच रहा था कि वहां पर कब्जा करके पैगोंग से लेक के दोनों तरफ की डोमिनेटिंग हाइट्स पर कब्जा हो जाएगा और वो चुशूल तक ऑब्जर्व कर पाएगा, डोमिनेट कर पाएगा। लेकिन यहाँ पलड़ा उल्टा हो गया। अब हम उसकी तरफ देख पाएंगे, उसकी मूवमेंट पर नजर रखेंगे और इससे पहले कुछ करे हम उनको वहीं पर उनके बिल में घुसकर बर्बाद कर सकते हैं। समीर, सही बात है, सही बात है। बिल्कुल संजय सॉय साहब, आपने बिल्कुल सही कहा और बहुत बखूबी आपने पूरी तस्वीर बयां की हमारे दर्शकों के सामने सीधे एलएसी से। और अपने दर्शकों को यहां पर एक अहम जानकारी दे दें, एलएसी पर चीन से आज फिर बातचीत होने जा रही है।
10 बजे ब्रिगेड कमांडर लेवल की जो बैठक है उसका वक्त मुकर्रर किया गया था। चुशूल में एलएसी की टेंशन पर आज भी चर्चा हो रही है। यानी आप देखिए, बातचीत लगातार हो रही है, उसके बावजूद जो चीन है वो एलएसी पर किस तरह की हिमाकतें कर रहा है और जो भी कहा जाता है बातचीत में उसको मानने को तैयार नहीं होता, ग्राउंड पर इंप्लीमेंट करने को तैयार नहीं होता। बेनतीजा रही है पिछले 2 दिन की मीटिंग, ये भी आपको बता दें। लेकिन बातचीत आज एक बार फिर हो रही है। तीसरे दिन ब्रिगेड कमांडर लेवल की ये बैठक हो रही है। हमारे साथ आदित्य राजकौल भी मौजूद हैं, इस वक्त सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एलएसी पर ही इस वक्त मौजूद हैं संजय सॉय के साथ। आदित्य, मुझे यह बताइए कि अब आसान अल्फाजों में तो देखिए सीधे सीधे ये बात समझ में आती है कि पैंगोंग सो इलाके में, नॉर्थ इलाके में जिस तरह से फिंगर एरिया पर कब्जा जमा कर बैठ गए थे चीनी सैनिक, वही काम अब हमने दक्षिणी इलाके में कर दिया है। तो आज जब हम टेबल पर बैठेंगे, बातचीत का रास्ता जो है उसे आगे बढ़ाया जाएगा, तो कहीं ना कहीं सिचुएशन हमारी बहुत स्ट्रांग है। तो बार्गेनिंग पावर जो है वो बढ़ गया है कि अब अगर वो कहेंगे कि वहां से आप हटिए पीछे, यहां तो ज्वाइंट पेट्रोलिंग होती थी, तो हम कहेंगे कि भैया आप तो हट जाइए पीछे, हम तो आपसे इतने दिन से कह रहे हैं कि फिंगर 4 से फिंगर 8 का इलाका जो है वो खाली कीजिए, आप नहीं कर रहे हो, तो हम क्यों कर दें? बिल्कुल सही कहा आपने, जो बार्गेनिंग पावर है वो ज़्यादा होगी, पलटा भारत का बारी होगा। और तभी आपने देखा कि 3 से 4 मीटिंगें हो चुकी हैं। आज ऑलमोस्ट चौथी मीटिंग है जो 10 बजे शुरू हो चुकी है ब्रिगेड कमांडर लेवल पर चुशूल मोल्डो के इलाके में। लेकिन तब भी चीन जो है इनकार कर रहा है, बार बार जो एविडेंसेस रख रहा है। दूसरा मैं आपको बता दूं कि कल दिल्ली में भी मीटिंग हुई, यहाँ पर भी मीटिंग हुई, मेरी अधिकारियों से बात हुई दिल्ली में और यहाँ पर नदन कमांड में भी। मेरे को जो बताया गया, हाँ चाइना के नज़रिए से ये एक ऑफेंसिव एक्शन था, लेकिन हमारे नज़रिए से ये एक डिफेंसिव एक्शन था, क्योंकि ये भारत की अपनी टेरिटरी है, ये हमारी इंडियन टेरिटरी है और इंडियन आर्मी किसी भी हद तक जा सकती है उस टेरिटरी को सुरक्षित रखने के लिए। और वही वहां पर किया। जब ट्रूप मूवमेंट देखी गई, जब देखा गया कि टैंक मूवमेंट चाइनीज की हो रही है, इमीडिएटली स्पेशलाइज्ड यूनिट को नसीहत दी गई, उनको इंस्ट्रक्शंस दिए गए, आप इमीडिएटली वहां पर कार्रवाई करिए और उन हाइट्स को, सदर्न बैंक जो था पैंगोंग को, उसको ब्लैक टॉप को पूरी तरीके से कब्जा कर दिया गया। और जैसे मेजर सोई ने बोला, जितना भी उनका सोफिस्टिकेटेड सो कॉल्ड जो सर्वेलेंस इक्विपमेंट था, कैमरास थे, उनको तहस नहस कर दिया गया पूरी तरीके से। तो ये जो कोर्स करेक्शन हुई है, ये बार बार बताने की जरूरत है, क्योंकि मीडिया का जो क्रिटिसिज्म होता है ना भारत में भी, कि मीडिया का बोला जाता है कि नहीं ब्लाइंडली आर्मी को सपोर्ट करती है या सरकार को सपोर्ट करती है, ये बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले हमारी गलती जरूर थी, पहले हमने ठीक से आंका नहीं था कि चाइना का इंटेंशन क्या था। पहले हमने देखा नहीं कि चीन जो है इसके 2 रंग हैं। तो चीन ने जो किया हमने गलवान में, उसके बाद हमने कोर्स करेक्शन की। पहले जो चेन्नई कनेक्ट हुआ, वुहान स्पिरिट हुआ, उसको पीछे कर दिया गया। नरेंद्र मोदी जी ने और जो सिक्योरिटी अपैरेटस है यहाँ पर अजीत डोवाल जी के कमान में, उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए कि जो भी कदम उठाने पड़े इंडिया की सोवरेनिटी के लिए, वो कदम उठाए जाएंगे, बिल्कुल उठाए जाएंगे। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, भारत की संप्रभुता के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। ये मैसेज बहुत क्लियर था, कड़ा संदेश दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी चीन को समझ में नहीं आया। और नतीजा यह है कि अब अटैकिंग मोड में एलएसी पर हिंदुस्तान के रणबांकुरे आ चुके हैं। और सुमित, ये बहुत जरूरी कदम था जो कि उठाया जाना जरूरी हो गया था हालात को देखते हुए। बिल्कुल समीर, मैं आदित्य की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि ये 2 रंग का 2 मुहा वो ड्रैगन है लगातार, जिसके डीएनए में ही दगाबाजी। और हम ये बात क्यों कह रहे हैं, हमारे पास इसके फैक्ट भी हैं। अगर मैं इस वॉल पर आपको समझाऊं, दुमुहे ड्रैगन के पर फैसले का वक्त क्यों आ गया है। गलवान में हमने देखा 15 जून को कि गलवान कांड हुआ, बातचीत के लिए समाधान निकाला जाएगा, लेकिन निकला कुछ नहीं। चीन ने अपनी स्ट्रैटेजी उसी तरीके की रखी। अगर मैं आगे जाऊं दोबारा, अगर आप देखिए फिंगर 4 से 8 तक पीएलए मौजूद, टेबल पर बातचीत हो रही है कि एलएसी पार नहीं की, यह चीन का दावा है। और अब चीन यह कहता है कि इस पर भी बातचीत करें, यानी बातचीत का दौर हमारे लिए तो जारी है, लेकिन चीन अपना हर वो हित साध रहा है जो उसे करना है। अगला, लगातार मिलिट्री बढ़ाई, डायलॉग की बात की, यानी मिलिट्री भी बढ़ा रहा है, मोबिलाइजेशन भी कर रहा है और बातचीत के लिए कह रहा है कि आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। लेकिन आगे बढ़ने का ये पूरा सिलसिला सिर्फ चीन की मिलिट्री को सपोर्ट कर रहा है और कुछ नहीं। यानी बातचीत में सामने वाले देश को इतना एंगेज रखो कि वो इसी चीजों में उलझा रह जाए। और
LAC पर मिसाइलें लगाई, शांति की बात की, यानी मिसाइलें भी लगाइए, अब अपने आर्म्स को भी डिप्लॉय कीजिए, अब अपनी रॉकेट फोर्स को भी लगाइए, यानी हर वो एसर्ट, हर वो चीज जो उसके पास सबसे बेहतर है वो उसने LAC के पास लगाई है। और फिर बातचीत की बात करें, 29 अगस्त को हिमाकत, यानी 29 अगस्त को फिर से वही करने की कोशिश की और तनाव नहीं बढ़ाना, यानी ये फिर बातचीत हुई कि तनाव नहीं बढ़ाना है, बातचीत करनी है, हमें अपने एक्शंस भी लेने हैं, लेकिन हमें तनाव नहीं बढ़ाना। ये एक दो मुहे तरीके से जो डिप्लोमेसी चीन हमारे साथ खेल रहा है, यही सबसे बड़ा चीन का DNA है या फिर उसका एक सबसे बड़ा सच है। यहाँ पर आपको थोड़ी देर के लिए रोकना चाहूंगा। दो मुहे ड्रैगन की आपने तस्वीर दिखाई, लेकिन बड़ी खबर जो इस वक्त है उससे वाकिफ करा दें अपने दर्शकों को। एक तरफ LAC पर दोनों देशों के बीच तनाव है, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस यात्रा पर निकल चुके हैं। LAC पर तनाव के बीच राजनाथ सिंह का ये रशिया दौरा हो रहा है। SCO के सदस्य देशों के रक्षा मंत्रियों के साथ बहुत अहम बैठक होने जा रही है। चीन के रक्षा मंत्री जनरल वेई फेंगे इस बैठक में शामिल होंगे। बैठक में क्षेत्रीय सुरक्षा और रक्षा खरीद कार्यक्रमों को लेकर चर्चा होनी है। लेकिन हमारे साथ अशोक सज्जनहार साहब मौजूद हैं। सज्जनहार साहब, देखिए SCO की मीटिंग होने जा रही है जिसका एक सदस्य देश चीन भी है, हिंदुस्तान भी है, और भारत और चीन के बीच इतने कड़वाहट भरे रिश्तों के बीच एक तरह से ये पहली ऐसी मीटिंग होगी जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी होंगे और चीन के डिफेंस मिनिस्टर भी होंगे। क्या उम्मीद की जाए इस मीटिंग से? देखिए, इस मीटिंग से उम्मीद हम ये कर सकते हैं, जो हमारे जो बहुत अच्छे संबंध हैं रूस से, उसको हम आगे ले जाएंगे। रूस मेजबान है इस मीटिंग का वहां पर मॉस्को में, बिल्कुल। और उसके साथ आपको मालूम है मई में जब गए थे राजनाथ सिंह जी, तो वहां पर भी उन्होंने बात की थी। जो भी असला वहां से ले रहे हैं, जो भी इक्विपमेंट ले रहे हैं, जो भी आर्मामेंट ले रहे हैं, हमने ये रूस को गुजारिश की थी, रिक्वेस्ट किया था, जो हमने जो आपको ऑर्डर प्लेस किया है और जो अब नया ऑर्डर भी प्लेस किया था मिग का और सुखोई एयरक्राफ्ट का, वो भी आप हमको जल्दी देने का प्रयास करिए। और रूस क्योंकि हमारा मित्र है, हमारा बहुत ही पुराना इससे सहयोग चलता आ रहा है, तो उन्होंने पूरी हमको ये बताया था जो ये जल्दी किया जाएगा, प्रायोरिटी पर किया जाएगा, एक्सपीडाइट किया जाएगा। S-400 का भी आपको याद होगा, मिसाइल डिफेंस सिस्टम का, वो भी रूस ने कहा था जो हम जल्दी करेंगे। देखिए, वहां पर चीन के अलावा और भी बहुत सारे देश हैं, हमारे मित्र देश हैं मध्य एशिया में। अगर आप देखिए, उज्बेकिस्तान है, कजाकिस्तान है, तजिकिस्तान है, किर्गिस्तान है, उन सब के अभी कुछ ना कुछ मसले। अब जैसे आपने देखा है, चीन ने तजिकिस्तान में कहा है जो ये पामीर का जो सारा हिस्सा है वो हिस्टोरिकल क्लेम उसने किया है चीन ने तजिकिस्तान में। तो वहां पर भी बहुत ऐसी बातें हो रही हैं जो मध्य एशिया के देश हैं। वहां पर भी हमारे रक्षा मंत्री इन मंत्रियों से भी मुलाकात करेंगे और वहां पर हमारे बड़े अच्छे डिफेंस कोऑपरेशन है इन्हीं सभी देशों से। ठीक है, बिल्कुल, तो उनके साथ भी हम अपनी पार्टनरशिप को और आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल सर, आपने सही बातें कही। रामेश्वर सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रशिया और भारत के जो संबंध रहे हैं उनको बखूबी सर आप समझते हैं। आप किस तरह से इस मीटिंग को इस बार देख रहे हैं, ऐसे वक्त में जब भारत और चीन के बीच तनाव बहुत ज्यादा है? रशिया हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जो भी घटनाक्रम रहा है वो ये साफ जाहिर कर रहा है कि चीन के साथ भी रशिया के बड़े अच्छे संबंध हैं। हथियार हम भी खरीद रहे हैं, हथियार चीन भी खरीद रहा है। किस तरह से इस पूरी स्थितियों को आप एनालाइज करेंगे सर? बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। रशिया जो है आज के डेट में काफी असमंजस में है और क्लियर है, क्योंकि वो भारत के साथ तो है ही है, लेकिन चीन के साथ भी उतना ही है। तो लेकिन हमको इसमें खुशी होनी चाहिए, हमको इसको जान के होनी चाहिए कि रूस जो है, जो भी जिस चीज की भी हमको जरूरत है, जिस भी हथियार का जरूरत है, वो हमको खुले दिल से दे रहा है। तो ये जो विजिट्स हो रही हैं, राजनाथ की ये दूसरी विजिट है, तो ये बहुत ही अच्छी होगी, अच्छी रहेगी। और जहाँ तक है कि रूस का झुकाव जो है भारत के साथ कुछ ज्यादा है, क्योंकि ये हमारी पुरानी दोस्ती को निभा रहे हैं और भारत भी वही कर रहा। आज वो कल 29 का जो इंसिडेंट हुआ है, इन्होंने बहुत अच्छा कवरेज दिया, आपका ही कवरेज इन्होंने दिखाया। और पूरे पहली बार मैंने देखा कि कुछ
चीन को लेकर के इन्होंने चीन ने कैसे भारत के ऊपर, भारत के कुछ एरिया में घुसने की कोशिश की और भारत के सैनिकों ने कैसे। ठीक है रामेश्वर जी, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा। एक और अहम खबर, बड़ी खबर, वर्ल्ड एक्सप्लोसिव ब्रेकिंग इस वक्त हम अपने दर्शकों को बता दें। पैंगोंग पर अमेरिका ने की है भारत के जवाब की तारीफ और यह बताने की कोशिश एक बार फिर अमेरिका की तरफ से कि इस मुश्किल वक्त में अमेरिका हिंदुस्तान के साथ कदम दर कदम मिलाकर खड़ा हुआ है। पैंगोंग पर अमेरिका ने भारत की तारीफ की है। भारतीय सेना ने जिस तरह से चीन को करारा जवाब दिया है उसकी तारीफ की गई है। एलएसी पर भारत की पहले से जबरदस्त तैयारी थी, ये माना है अमेरिका ने। चीन ने भारत को उकसाया। चीन का रवैया आत्मघाती और हैरान करने वाला है। खुद के पैरों में गोली मार रहा है चीन, ये कहा गया है अमेरिका की तरफ से। और एक बार फिर पूरी दुनिया को यह बताने की कोशिश भी की गई है कि भारत और चीन के बीच जिस तरह से सरहद पर तनाव चल रहा है उसमें हिंदुस्तान के साथ चट्टान की तरह खड़ा हुआ है अमेरिका। प्रोफेसर राजन कुमार साहब, अमेरिका का जो पूरे मामले में स्टैंड है इसे आप किस नजरिए से देखते हैं और आगे चलकर अगर हालात बिगड़ते हैं तो उसमें अमेरिका की क्या भूमिका आपके हिसाब से हो सकती है? जहां तक अमेरिका की बात है तो इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिका पूरी तरह से अभी भारत के साथ है, लेकिन हमें यह मान के चलना पड़ेगा कि हम अमेरिका के भरोसे नहीं रह सकते। जिस आत्मनिर्भरता की हम बात कर रहे हैं तो हमें अपने डिफेंस और जो अपने प्रोग्राम्स है चाइना के विरोध में उसमें भी आत्मनिर्भर रहना पड़ेगा। ये जरूर है कि क्वाड के फोरम के थ्रू या मालाबार जो एक्सरसाइजेज होते हैं उसके माध्यम से हम अमेरिका के साथ चीन पे दबाव बना सकते हैं। लेकिन मैं एक बात शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी बोलना चाहूंगा कि भारत के लिए वो एससीओ की मीटिंग इसलिए जरूरी है कि केवल इसमें बायलैटरल कोऑपरेशन रशिया के साथ तो होते ही रहता है, दूसरे फोरम्स भी हैं उसके लिए, लेकिन इसमें जो पूरा यूरेशिया का एरिया, पूरा सेंट्रल एशिया का एरिया, अफगानिस्तान का एरिया, ईरान का एरिया आप चीन और पाकिस्तान के भरोसे नहीं छोड़ सकते। वहां पे भारत का रहना बहुत ही जरूरी है। कुछ लोग ये आर्ग्यू करते हैं कि नाटो, ईस्ट का नाटो बोला जाता है इसको, लेकिन ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। इसका कंपोजिशन, इसका जो प्रोग्राम है रेडिकलिज्म, सेसेशनिज्म और सेंट्रल एशिया पे कंट्रोल बनाने के लिए है और रशिया चाहता है कि भारत का वहां पे जो प्रेजेंस है वो सेंट्रल एशिया में बना रहे और इसी कारण से भारत को चीन के को काउंटर बैलेंस करने के लिए शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में भारत को इंडक्ट किया गया था 2017 में। तो इसलिए शंघाई बिल्कुल राजन साहब, इस वक्त एक और अहम खबर हम अपने दर्शकों को बता दें। बिना सख्त एक्शन के सुधरेगा नहीं चीन, ये अमेरिका ने कह दिया है। पड़ोसी देशों को लगातार उकसा रहा है अमेरिका। साउथ चाइना सी से हिमालय तक चीन की हिमाकत जारी है। शिनजियांग से ताइवान स्टेट तक मान नहीं रहा है चीन। तो बहुत ही सख्त अल्फाजों का इस्तेमाल लगातार आप देखिए अमेरिका की तरफ से चीन के लिए किया जा रहा है। पड़ोसियों के लिए साजिशें रच रहा है, कॉन्स्पिरेसीज कर रहा है चीन, ये कह रहा है साफ तौर पर अमेरिका। हमारे साथ मनीष झा मौजूद हैं इस वक्त। और मनीष, अमेरिका का ये रुख तो है वो लगातार बना हुआ है चीन के लिए, लेकिन साथ ही साथ ये जो एससीओ की मीटिंग हो रही है, आप देखिए अभी हाल ही में जब बहुपक्षीय मिलिट्री एक्सरसाइज चल रही थी रशिया में और चीन और पाकिस्तान भी उसमें हिस्सा ले रहे हैं, तो उससे अपने आप को अलग कर लिया था हिंदुस्तान ने और अब रक्षा मंत्री वहां पर जा रहे हैं। तो ये रूस जो है वो चीन और भारत के बीच इस वक्त किस तरह से सामंजस्य बनाता हुआ नजर आ रहा है आपको? देखिए समीर, मैं आपको बताऊं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जब मॉस्को में रहेंगे तो वो एससीओ की मीटिंग में जहां सदस्य देशों के रक्षा मंत्रियों के साथ बातचीत करेंगे, वहीं दूसरी तरफ इसके अलावा दो और संगठन है जिसकी मीटिंग में वो हिस्सा ले रहे हैं। एक है सीएसटीओ, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा। ये रसिया, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, आर्मेनिया और सीआईएस कंट्री का एक फोरम है। इसके अलावा सीआईएस कंट्री के एक और फोरम पर वहां विक्ट्री डे मेमोरियल पर भी वो भाग लेंगे। ऐसी स्थिति में जो मध्य एशिया में रसिया और सोवियत संघ के टूटे हुए और जो दूसरे देश हैं उनके साथ भारत के रक्षा मंत्री की मौजूदगी दरअसल चीन के खिलाफ आप कहें तो एक और लेयर तैयार करने की कोशिश है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें तो दरअसल 29 अगस्त की रात में एक बड़ा मैसेज पूरी दुनिया को दिया है। 29 अगस्त की रात में पूरी दुनिया को यह बताया कि भारत न सिर्फ 15 जून को जो गलवान में हुआ उस तरह से लड़ सकता है, बल्कि जरूरत पड़ने पर पहले कदम उठाते हुए चीन को जवाब दे सकता है। अच्छा। और दुनिया यही जानना चाहती थी
कि क्या आखिर जमीन पर अगर लड़ाई हो तो कौन कौन ऐसे मुल्क हैं जो चीन को जवाब दे सकते हैं। अच्छा मनीष, एक और अहम खबर आ रही है, एक और अहम खबर आ रही है कि यूएन के मंच से, संयुक्त राष्ट्र के मंच से चीन को सख्त संदेश दे सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 26 सितंबर को यूएन महासभा में प्रधानमंत्री मोदी का भाषण होना है, वो बोलेंगे यूएन महासभा में और हाई लेवल वर्चुअल मीटिंग में शामिल होंगे पीएम मोदी और इस मीटिंग के जरिए सख्त संदेश चीन को दिया जा सकता है खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। 26 तारीख के कार्यक्रम में पीएम मोदी पहले स्पीकर हैं जो कि यूएन महासभा में बोलेंगे। हाई लेवल वर्चुअल मीटिंग में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और माना यह जा रहा है कि इस हाई लेवल वर्चुअल मीटिंग के जरिए, अपने पहले संबोधन के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएन के मंच से चीन को सख्त संदेश दे सकते हैं। अशोक सज्जनहार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, इस पर एक कमेंट आपका जरूर चाहेंगे। यूएन का मंच, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण और चीन को सख्त संदेश। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण होगा और जैसे आपने बताया है, जो प्रधानमंत्री मोदी का ये पहला वहां पर वक्तव्य है, उसमें 26 सितंबर को जब यूएन जनरल असेंबली का एनुअल सेशन शुरू होगा, तो मैं तो ये विचार करता हूं जो चीन के लिए संदेश जरूर होगा, विस्तारवाद, एक्सपेंशनिज्म के विरुद्ध संदेश जरूर होगा, परंतु चीन का नाम नहीं लिया जाएगा उसमें, वहां उस मंच पर, क्योंकि मेरे विचार से देखिए, प्रधानमंत्री वहां पर बात करेंगे जो क्या चुनौतियां हैं पूरे जो विश्व के सामने हैं। एक कोविड की चुनौती है, एक आर्थिक व्यवस्था की चुनौती है, सभी देशों को तहस नहस कर दिया है। दूसरा क्लाइमेट चेंज की चुनौती है और जो है जो गरीब देश हैं, जो ओप्रेस देश हैं, वहां पर एजुकेशन का क्या प्रॉब्लम है, वहां पर जेंडर इक्वालिटी की क्या प्रॉब्लम है और वहां पर भारत ने क्या योगदान दिया है। तो मेरे विचार से उनका लाइक अ स्टेट्समैन, लाइक अ वर्ल्ड स्टेट्समैन उनका भाषण होगा जो सभी को एकदम जोड़ता होगा। बिल्कुल। परंतु जो संजय सोय साहब इस वक्त हमारे साथ एलएसी से मौजूद हैं और वो भी इस पर कमेंट करना चाह रहे हैं। संजय सोय साहब, क्या आपको लगता है, यानी अभी जो नीति रही है, यानी बिना नाम लिए चीन को जिस तरह से बेपर्दा किया जा रहा है, उसके कुकर्मों को बेनकाब किया जा रहा है, यही स्ट्रेटेजी आगे जारी रह सकती है क्या यूएन महासभा में भी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलेंगे तो? नहीं, वो तो इनडायरेक्ट मैसेज देंगे ही, क्योंकि डायरेक्ट मैसेज शायद ना दिया जाए जैसे श्री अशोक जी कह रहे हैं। मैं एक चीज को और ऐड करना चाह रहा हूँ कि भारत को आज जिस तरह से लीडरशिप एक्वायर कर रहा है जी, दुनिया समझ रही है आज भारत की ताकत को, चाहे वो कोविड-19 की हैंडलिंग हो, चाहे वो गलवान के बाद वो हो, भारत ने एफ बैन किया, दुनिया ने फॉलो किया उसको। अब ये मिलिट्री ब्लैक टॉप का एंगल है जो पूरी दुनिया समझ रही है, डेली टेलीग्राफ, अमेरिका, बाकी लोग एग्जाम्पल दे रहे हैं, क्वाड की मीटिंग दिल्ली में हो रही है। ये एक आज दिखा रहा है कि भारत को लोग समझ रहे हैं, दुनिया फॉलो कर रही है, भारत की ताकत को समझ रहे हैं कि क्या एक अलग ही स्ट्रेटेजी निकालते हैं, अलग ही सरप्राइज फैक्टर रखते हैं और एक अपनी ताकत का मुजाहिरा करते हैं। आदित्य भी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। आदित्य जी समीर, ये अभी अभी हमारे पास खबर आई तो मैंने स्टूडियो को भेजी कि ये मेरे पास लिस्ट आई एक्सक्लूसिवली जिसमें बताया गया कि प्रधानमंत्री मोदी 26 तारीख को बोलेंगे। मैं इसमें ऐड कर दूं कि ये पहली बार होगा कि ये वर्चुअल मीटिंग होगी यूएनजीए की, क्योंकि हमने देखा है प्रधानमंत्री खुद अमेरिका जाते हैं और वहाँ पर भाषण देते हैं। प्रधानमंत्री वर्चुअली बोलेंगे। दूसरा, सूत्रों के आधार पर मुझे ये पता चल रहा है कि चाइना का नाम तो बिल्कुल नहीं लेंगे, लेकिन जैसे अशोक सज्जनार जी ने बोला, एम्बेसडर साहब ने, एक मैसेज जरूर कन्वे होगी, क्योंकि हमने देखा है कभी भी जब मैसेज कन्वे होता है तो उस प्लेटफॉर्म से कंट्री का नाम नहीं लिया जाता, लेकिन मैसेज जरूर कन्वे होता है। तो चाइना भी एक वर्ल्ड के लिए बहुत महत्वपूर्ण चैलेंज उभर के आ रहा है, चाहे वो अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा हो, या फिर जो साउथ ईस्ट एशिया में कंट्रीज हैं, और भारत तो है ही। तो एक स्ट्रॉन्ग मैसेज एक्सपेंशनिज्म के खिलाफ हो सकता है प्रधानमंत्री मोदी दे और बोलें कि डेवलपमेंट का युग है, जैसे लद्दाख से उन्होंने बोला था कि विस्तारवाद और एक्सपेंशनिज्म खत्म हो चुका है और अपना जो टैक्टिक्स है ये बदलना पड़ेगा। तो इस तरीके का मैसेज मुझे लगता है 26 सितंबर को प्रधानमंत्री। बिल्कुल। रामेश्वर जी, क्या आप भी ऐसा ही कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्योंकि उस वक्त भी देखिए सवाल तो उठे थे कि भाई चीन का डायरेक्ट नाम नहीं लिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, सरकार जो है वो चीन का नाम लेकर कोई मैसेज नहीं दे रही है, लेकिन जो कुछ भी पूर्वी लद्दाख में अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था और जिस तरह से विस्तारवादी नीतियों को निशाना बनाया था,
प्रधानमंत्री ने, उसका जवाब जो चीन की तरफ से आया, उसने ये साफ जाहिर कर दिया कि ये मैसेज चीन के लिए था और चीन को जहां चुभना था वहां चुभा भी। बिल्कुल, किसी मैसेज देने के लिए किसी का नाम लेना जरूरी नहीं है। तो प्रधानमंत्री बिल्कुल टेक्टफुली वो सारी चीजें सबके सामने, पूरे विश्व के सामने रखेंगे, जो अपने आप ही चीन भी समझ जाएगा और पूरा विश्व भी समझ जाएगा। तो हर प्लेटफॉर्म पे नाम लेना कोई जरूरी नहीं है किसी के। अगर उस सिचुएशन के बारे में बताया जा रहा है तो लोग अपने आप ही समझ जाते हैं इशारा किस तरफ है। तो इसलिए इसमें यहाँ नाम लेने की कोई बहुत बड़ी महत्व। ठीक है, इस पर राजन कुमार साहब मैं आपके पास भी आऊंगा, लेकिन इस बीच एक और अपडेट अपने दर्शकों को दे दें, क्योंकि अमेरिका के जो बयानात हैं उस पर आप अगर गौर करेंगे तो आपको लगेगा कि लगातार बहुत ही सख्त अल्फाजों का इस्तेमाल किया जा रहा है अमेरिका की तरफ से चीन के लिए। भारत चीन तनाव पर लगातार हमारी नजर है, ये कह रहा है अमेरिका। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया से पंगा ले रहा है चीन, ये कह रहे हैं अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो। बीजिंग का रवैया बेहद हैरान करने वाला है। भारत चीन के बीच शांतिपूर्ण समाधान की उम्मीद जरूर है, ये अमेरिका कह रहा है। और देखिए, बड़ी बात यह कही गई है कि भारत ही नहीं, पूरी दुनिया से पंगा ले रहा है चीन। बीजिंग का रवैया बहुत हैरान करने वाला है। और एक और वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, भारत ऑस्ट्रेलिया जापान पर हमला, युद्ध से यूएस से युद्ध होगा, ये एक नई जानकारी निकलकर सामने आ रही है। चीन के खिलाफ 4 देशों का नाटो जैसा संगठन बनेगा। नाटो जैसा संगठन बनाने का अमेरिकी प्लान जो है वो सामने आया है। भारत ऑस्ट्रेलिया जापान पर हमला, यूएस से युद्ध होगा। चीन को बर्बाद करने के लिए अमेरिका का ये नया प्लान जो है वो सामने आ रहा है। यूएस की नई रणनीति सामने आ रही है। चीन के खिलाफ 4 देशों का नाटो जैसा संगठन बनाने की प्लानिंग हो रही है। मनीषा, इससे जुड़ी कुछ और अपडेट आप दे सकते हैं? ये किस तरह का संगठन होगा, क्या फायदा हम अपने दर्शकों को बता दें कि जिस क्वाड की हम चर्चा करते हैं उसी के संदर्भ में अमेरिका का ये बयान है। दरअसल जो योजना है उसके मुताबिक क्वाड को उसी तरह से डेवलप किया जाएगा जैसे कि जैसे नेटो है, यानी कि इसके जो सदस्य देश हैं भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, इनमें से किसी के खिलाफ अगर हमला होता है तो वो बाकी 4 देशों के खिलाफ हमला माना जाएगा। इनके बीच में जो मिलिट्री आदान प्रदान होंगे, इसके बीच में तमाम तरह की सूचनाएं और इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन के आदान प्रदान होंगे। और इसी महीने के आखिर तक में यह योजना है कि दिल्ली में 4 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हो। इसी महीने के आखिर या अगले महीने तक योजना है कि हवाई में 4 देशों के एनएसए की बैठक हो। और अहम बात यह है कि क्वाड का मकसद यह है कि चीन को गलवान घाटी या लद्दाख से लेकर और साउथ चाइना सी तक हर जगह पीछे धकेलना है, क्योंकि क्वाड की जो उत्पत्ति है उसका पूरा मकसद ही है कि किस तरह से चीन को नियंत्रित करके रखा जाए। उसके विस्तारवाद के खिलाफ ही क्वाड का जन्म हुआ है। और इसी वजह से अमेरिका ये कह रहा है कि 4 देश में से किसी भी देश में अगर हमला हो तो वो अमेरिका पर हमला माना जाएगा, वो बाकी 4 देशों पर हमला माना जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि चीन के खिलाफ तैयारी क्वाड की किस धमक के साथ आगे बढ़ रही है। बिल्कुल। और अशोक सज्जनहार साहब, किस तरह से आप इस खबर को देखते हैं? वर्ल्ड वॉर 3 के जो संकेत लगातार मिल रहे हैं दुनिया के तमाम मुल्कों के बीच, जिस तरह की स्थितियां बन रही हैं, ये बार बार अंदाजा लगाया जाता है, एक्सपर्ट इस पर अपनी राय देते हैं। और अब देखिए, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएस, ये बिल्कुल एक प्लेटफॉर्म पर साथ आते हुए नजर आ रहे हैं। किसी पर भी हमला हुआ तो यह माना जाएगा कि अमेरिका पर हमला हुआ है और अमेरिका उस तरीके से साथ देने के लिए तैयार नजर आ रहा है। यह कितना बड़ा डेवलपमेंट है सर आपके हिसाब से? मेरे विचार से बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, क्योंकि आपने देखा है जो अभी इसकी जो रूपरेखा आई है क्वाड की और इंडो पैसिफिक की, वो शुरुआत तो नवंबर 2017 में हुई, परंतु फिर वो इतना ज्यादा तेजी से आगे नहीं बढ़ पाई। पिछले 3 साल में कुछ मुलाकातें हुई हैं मिडिल ऑफिशियल लेवल पर। पिछले साल यूएनजीए के मार्जिन्स पर विदेश मंत्रियों की भी बैठक हुई, परंतु जो जिसने इम्पेटस दिया है, जिसने इसको ज्यादा जोर पकड़ा है, वो है चीन की हरकतें जो अभी पिछले 4-5 महीने से हो रही हैं। जो उसने समझा, चीन ने समझा, जो पूरी दुनिया इससे कोविड से ग्रस्त है, उसकी आर्थिक स्थिति खराब है, तो पूरी दुनिया के ऊपर जाकर अपना आधिपत्य जमा सकता है, अपना प्रभुत्व लगा सकता है। परंतु ये देखिए, पुशबैक बड़ा जोर से हुआ है
और इसीलिए मेरे विचार से इस पुशबैक को जो अगर कुछ वो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर दिया जाए, बिल्कुल वो है मंशा अमेरिका की, और मैं समझता हूं जो इसका बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमको इसको बड़ी अच्छी तरीके से सज्जनार साहब आप कंटिन्यू कीजिएगा। एक और अहम खबर, हथियार के लिए चीन की भूख से टेंशन में है अमेरिका। चीन ने मिसाइलें बनाने में यूएस को भी पीछे छोड़ दिया है। अमेरिका ने यह बात एक्सेप्ट की है, चीन का परमाणु युद्ध भंडार 1 दशक में 2 गुना होगा, ये अमेरिका ने माना है। अमेरिकी रक्षा विभाग की चीन पर चिंताजनक रिपोर्ट सामने आई है और उसके जरिए इन बातों का खुलासा हुआ है कि किस तरह से चीन की हथियार की भूख बढ़ती जा रही है और ये अमेरिका का टेंशन बढ़ा रही है। सज्जनहार साहब, अब आगे आप कंटिन्यू करें इसी खबर को जोड़ते हुए। जी देखिए, मेरे विचार से जो आपने कहा था, जो तृतीय विश्व युद्ध कहां पर होने इसके आसार ज्यादा नजर आते जा रहे हैं, तो मैं तो कहूंगा जो देखिए कॉन्फ्रंटेशन की ज्यादा जो दिखाई दे रहा है, जैसे आसार बन रहे हैं, वो है साउथ चाइना सी में। क्योंकि साउथ चाइना सी में देखिए चीन ने इतनी बड़ी वो है वाटर बॉडी है, बहुत वहां पर द्वीप हैं, आइलैंड्स हैं, करीब 3.9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, मतलब अगर भारत का आप पूरा क्षेत्रफल देख लें उससे भी ज्यादा बड़ा है। वो सब उसका 90% चीन अब उसको क्लेम करता है। न केवल क्लेम करता है वहां पर जो टापू और द्वीप हैं, परंतु उसने आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाए हैं, उनको मिलिटराइज किया है और वो अपनी सभी को वहां पर डराने धमकाने का इसका प्रयोग कर रहा है और कहता है जो और कोई देशों की ना तो वहां से हवाई जहाज इसके ऊपर उड़ पाएंगे। बिल्कुल सही आपने कहा अशोक जी। और संजय स्वाय साहब एलएसी से हमारे साथ मौजूद हैं। स्वाय साहब, निश्चित तौर पर यह बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। अब भारत से पंगा लेना चीन के लिए बिल्कुल नामुमकिन हो जाएगा। जिस तरह से जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, ये तमाम मुल्क एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। साउथ चाइना सी में तो लगातार इन देशों से, महाशक्तियों से चुनौती मिल ही रही है। नहीं, बिल्कुल जो समीर आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि इस समय में जो सिचुएशन है जी, वो 3-4 देशों को छोड़कर पूरा विश्व चाइना के अगेंस्ट है। और ऐसे में जो यूनाइटेड, जो क्वाड ऑर्गेनाइजेशन बन के आ रहा है, एक यूनिटी में बहुत बड़ी ताकत होती है। तो हिमालय से लेके हिंद महासागर तक हम देख रहे हैं, साउथ चाइना सी में उधर से घेरा डाला हुआ है और चाइना को आज जिस तरह से चारों तरफ से घेर रहे हैं, किसी की कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि चाइना की नीतियां खुद की ऐसी हैं। उनकी विस्तारवादी नीति है जिसको कहीं ना कहीं चेक करना जरूरी है। उनके ह्यूमन राइट्स नहीं है और जहां भी वो सोचता है, कभी ताइवान के ऊपर खतरा डाल रहा है, कभी साउथ चाइना सी के आइलैंड को कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, तिब्बत को। बिल्कुल संजय स्वाय साहब। और देखिए एक और अहम खबर, चीन के मिलिट्री एक्सपर्ट्स का बड़ा दावा सामने आया है। चीन को पहला अटैक करने के लिए उकसा रहा है अमेरिका। ताइवान के मुद्दे पर अमेरिकी रुख उकसाने वाला है। बीजिंग यूएस को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। ताइवान के मुद्दे का खास तौर पर जिक्र किया गया और कहा गया है कि अमेरिकी रुख जो है वो ताइवान को उकसाने वाला है। चीन के मिलिट्री एक्सपर्ट्स ये बड़ा दावा कर रहे हैं, चीन को पहला अटैक करने के लिए उकसा रहा है अमेरिका, ये कहा जा रहा है। और वहीं एक और बड़ी खबर, म्यांमार का चीन को बहुत बड़ा झटका। चीन म्यांमार आर्थिक गलियारे का काम अब रुकेगा, ये बात सामने आई है। दुनिया के तमाम बड़े देश तो चीन के खिलाफ हैं ही, छोटे छोटे देशों को भी चीन की नीयत पर शक है और वो उससे दूरी बनाना चाहते हैं। ये खबर यही साबित कर रही है। म्यांमार ने चीन को बड़ा झटका दिया है। चीन म्यांमार आर्थिक गलियारे का काम रुकेगा। करीब 115 अरब डॉलर का यह प्रोजेक्ट है सीमैक। म्यांमार ने चीन की मंशा पर सवाल उठाए हैं। म्यांमार ने कहा है कि चीन भरोसे के लायक नहीं है। जिनपिंग के ड्रीम प्रोजेक्ट को निश्चित तौर पर इससे बहुत बड़ा झटका लगा है। मनीष, अब सीधे तौर पर जो छोटे मुल्क हैं वो भी चीन की चालबाजियों को समझ चुके हैं। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि खास करके अगर आप देखें यहाँ जो पड़ोसी मुल्क जितने भी छोटे छोटे हैं उस पर किस तरह से चीन एक बुरी नजर रखे हुए है, चाहे वो मसला भूटान का हो, म्यांमार का हो, श्रीलंका का हो, मालदीव का हो, मॉरिशस का हो, सेशल्स का हो। अब ऐसी स्थिति में पहले म्यांमार के आर्मी चीफ ने यह कहा कि म्यांमार के आतंकी संगठनों को चीन हथियार सप्लाई करता है। उसके बाद म्यांमार में इस समय चीन के विदेश मंत्री दौरा कर रहे हैं
दरअसल मकसद चीन का यह है कि वो किसी तरह से म्यांमार को ऑनबोर्ड लाने की कोशिश करे। वहीं दूसरी तरफ म्यांमार ऐसा मुल्क है जिसने सबसे पहले दुनिया को अलर्ट किया कि देखिए चीन की असली मंशा क्या है, और इस मामले में म्यांमार ने भारत के कंधे से कंधे मिलाकर साथ दिया और दुनिया को यह चेतावनी दी कि चीन को अगर रोकना है तो ये अकेला कोई भारत या म्यांमार या कोई देश नहीं करेगा, सबको साथ होकर आना होगा। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है इन छोटे मुल्कों को न सिर्फ साथ लेने की जरूरत है बल्कि इनको बाकी दुनिया को भी साथ देने की जरूरत है, तभी आप चीन को रोक पाएंगे। बिल्कुल सही आपने कहा मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे तमाम खास मेहमानों का इन तमाम बड़ी खबरों पर खास जो कमेंट्स थे, एक्सपर्ट कमेंट्स, उनको देने का और दर्शकों को इन तमाम खबरों के बारे में तफसील से जानकारियां देने का। और यकीन जानिए चीन की चूल्हे हिलाने वाली खबरें लगातार TV9 भारतवर्ष पर जारी हैं। हर एक्सक्लूसिव खबर सबसे पहले आगे भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।